हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेईई मेंस और एसजेवीएन फील्ड इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे प्लीज जरूर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज हम ईएससी के जितने भी पीवाईक्यू उनको सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मिस मत करिएगा। पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोलता है कि फाइंड आउट द सीमेंट ग्रेटर इज द नीड ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। तो जितना ज्यादा हमारे सीमेंट की जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन होंगे, उतनी ज़्यादा हमें नीड होगी वाटर की हाइड्रेशन के लिए एंड वर्केबिलिटी के लिए। सो स्टेटमेंट 1 इज दिस। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि ब्लीडिंग ऑफ अ मिक्स अकर ड्यू टू द लो वाटर सीमेंट रेशियो। तो ब्लीडिंग ऑफ अ मिक्स, जो भी हमारे ब्लीडिंग है किसी भी सरफेस की, जो हमारा मिक्सचर है उसकी जो ब्लीडिंग है वो लो वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से होती है। तो पहली बात तो ब्लीडिंग क्या होता है, जो भी हमारा मिक्स है, जो भी हमारा सीमेंट का मिक्स है उसमें ब्लीडिंग, अगर उसमें वाटर जो एक्सेस वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, तो एक्सेस वाटर होने के लिए वाटर ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। एक्सेस वाटर अगर हमारा सरफेस पे आ जाता है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, बेसिकली वाटर सीमेंट रेशियो हमारा लो है। ये बोल रहा है कि वाटर सीमेंट लो है, वाटर सीमेंट रेशियो लो है, तो क्या एक्सेस वाटर होगा? एक्सेस वाटर नहीं होगा, तो ब्लीडिंग की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। स्टेटमेंट गलत है। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिक्स में वाटर सीमेंट रेशियो हाई होना चाहिए। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द constituent compound in the Portland cement which react immediately with water and also set earliest। तो ऐसा कंपाउंड जो हमारे कंपाउंड है वाटर में जल्दी रिएक्ट कर जाता है और सेट भी अर्ली हो जाता है, तो ये हमारा C2S है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये C3S है, हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, तो C3S है, ये हमारा C2S है, ये हमारा C3A एंड ये है हमारा C4AF। तो ये चारों ही हमारे एक बोक्स कंपाउंड है। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये चारों हमारे बोक्स कंपाउंड है। बोक्स जी ने ये कंपाउंड के नाम दिए थे, कंपाउंड ढूंढे थे, तो ये हमारे बोक्स कंपाउंड है। इनमें से वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो सबसे पहले वाटर के संग रिएक्ट कर जाता है और सेट भी हो जाता है अर्ली, तो वो है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो रिएक्ट कर जाता है इमीडिएटली इमीडिएटली हमारे वाटर के संग रिएक्ट कर जाता है और सेट भी हो जाता है अर्ली, तो ऐसा कौन है? ये है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3A इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से आपको एक फ्लैश सेटिंग भी देखने को मिलती है। ये बहुत फटाफट आता है और वाटर अगर हम डालते ही ये बहुत जल्दी हाइड्रेशन शो करने लगता है और सेट करने लगता है अर्ली। अब हम कुछ देख लेते हैं बोक्स कंपाउंड के बारे में। अगर हम बोक्स कंपाउंड की बात करें तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो बोक्स कंपाउंड में अभी हमने देखा कि हमारे पास जो बोक्स कंपाउंड है उसमें C3S है, C2S, C3A, C4AF। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो C3S के बारे में, C3A के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही एक हमारा आंसर है। तो ये होता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में हमारे जो CaO है, जो हमारा लाइम है, उसका हमारे पास 3 होता है, CaO 3 होंगे, और हमारे Al2O3 अब इसके लिए बात करते तो ये सबसे पहली बात तो रिएक्ट करता है वाटर से वेरी क्विकली, रिएक्ट क्विकली, तो सबसे जल्दी रिएक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं पे फ्लैश सेटिंग शो करता है। फ्लैश सेटिंग क्या है? जो हमारी फटाफट वाटर डालते ही जो सेटिंग देखने को मिलती है वो फ्लैश सेटिंग है, फ्लैश सेटिंग शो करता है। अब इसके वजह से क्या होता है, अगर C3A की मात्रा ज़्यादा होने लगी, C3A की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होने लगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सरफेस, जो हमारे सल्फेट अटैक के लिए रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है। जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक, जो हमारा सल्फेट है, जो सल्फेट है उसके अटैक के अगेंस्ट जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसको हमारा ये डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। इसका मतलब कोई भी काम का नहीं है, ये क्विक सेटिंग करा रहा है, फ्लैश सेटिंग करा रहा है, जल्दी वाटर से रिएक्ट कर रहा है। सल्फेट की जो रेजिस्टेंस है उसको भी, जो सल्फेट अगेंस्ट अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस उसको भी कम कर दे रहा है। इवन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको भी डिक्रीज करने लगता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी इफेक्ट करता है और उसको भी डिक्रीज कर देता है। तो ये किसी भी काम का नहीं, इसलिए बेसिकली हमें इसे कोई भी इंजीनियरिंग पर्पज से यूज नहीं किया जाता, ये कोई भी नहीं है, हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ सीमेंट माना जाता है। सो C3A इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ अ सीमेंट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं और भी बुक्स कंपाउंड है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक्स कंपाउंड है हमारा C4AF। C4AF की बात करते हैं, अगर C4AF की बात करते हैं तो इसका ये रिस्पॉन्सिबल, ये पहली बात तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C4AF हो जाएगा कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अगर हम इसकी बात करें C4AF, सो इट इज अ टेट्रा। फोर का मतलब हो जाएगा हमारा टेट्रा, फोर फोर है हमारे इसके, फिर टेट्रा कैल्शियम कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनो एल्यूमिनो फेराइट एल्यूमिनोफेराइट।
तो ये हमारा C4AF हो जाएगा। ये क्या है, लीस्ट सीमेंटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात तो ये लीस्ट सीमेंटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। C3A के बाद अगर कोई भी जल्दी रिएक्ट करता है तो वो यही है कंपाउंड। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है हमारे वाटर के संग। ये भी रिड्यूस करता है और कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं इम्पार्ट करता। नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट, नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है हमारी ये इम्पार्ट करता है। इसके बाद क्या दिक्कत है कि ये भी जल्दी सेट करता है। जैसे ही हमारा C3 हो जाता है उसके बाद C3 के बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ये C4AF रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं C2S की, C2S की बात करें, अगर हम C2S की बात करते हैं तो C2S क्या है, C2S से पहले C3S समझ लेते हैं। C3S क्या है, C3S हमारा जल्दी से जल्दी रिएक्ट करता है और ये ज़्यादा हमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में C3S देखा जाता है। C3S की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है क्योंकि ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा। तो ये जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो ये आजकल 45% 45 से लेकर 60% के बीच में आपको C3S की वैल्यू देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात इसका क्या काम है, ये तो एक तो हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए, फ्रीजिंग एंड थॉइंग के लिए। जब हमारा ठंडे वाले रीजन में, हम ठंडे वाले रीजन में प्रोवाइड करते हैं सीमेंट को, तो क्या देखने को मिलता है कि जो वाटर है वो हमारा फ्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, एक्सपेंड होता है। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है यही, फ्रीजिंग एंड थोइंग के लिए एक तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अर्ली स्ट्रेंथ है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्ली स्ट्रेंथ कितने दिन में, 77 से लेके 14 डेज के बीच में ये अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। तो अर्ली स्ट्रेंथ अगर किसी भी सीमेंट में चाहिए तो C3S की मात्रा को हम बढ़ा देंगे। वहीं पे अगर हम C2S की बात करते हैं, C2S की बात करते हैं तो ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C2S की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये मतलब 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, और पूरा जो चलता रहता है 13 से 14 साल तक ये अपने लेता है। लेकिन अपनी जो मैक्सिमम जो हमें चाहिए, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो 1 ईयर तक लाके अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ले लेता है। और अगर हमें लो हाइड्रेशन सीमेंट बनानी है जिसमें हीट कम हो, अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत लो चाहिए तो हम C2S की मात्रा को बढ़ा देते हैं, लेकिन C3S में हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ हमारे बोक्स कंपाउंड है जिसमें ये पूछ रहा है कि अर्ली सबसे जल्दी वाटर के संग रिएक्ट करके कौन सेट हो जाता है, तो वो है हमारा C3A। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। तो इसमें सीमेंट में क्या होता है, ये जो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट होता है इसमें क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं हम कुछ परसेंटेज ऑफ एयर को हम सीमेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। हैज़ अ हायर इनिशियल सेटिंग टाइम, ओपीसी, जो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम है जो कि लेस देन 30 मिनट नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा इनिशियल सेटिंग टाइम देखने को मिलता है। क्या, बिल्कुल सही बात है, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट में आपको इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉस्ट एक्शन के लिए। तो फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, जैसे कि अब हमारा सीमेंट वाटर है, जो हमारा ठंडी वाला रीजन होता है, जो ठंडा वाला रीजन होता है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कोल्ड रीजन होता है वहाँ पर टेम्परेचर लो के कारण हमारा जो सीमेंट में जो वाटर है, जो वाटर कंक्रीट के इनसाइड हमारा वाटर है, वो फ्रीज होने लगता है। फ्रीज होने लगता है उसकी वजह से वो एक्सपेंड करने लगता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे सीमेंट में कुछ इस तरीके का स्पेस प्रोवाइड कर सके, हम कुछ इस तरीके का स्पेस रिक्वायर होता है प्रोवाइड कर सके कि जब वो वाटर है जो वो एक्सपेंड करके बाहर आ सके, मतलब वो रप्चर प्रोवाइड ना करे। मतलब इतना स्पेस हो कि अगर हमारे वाटर जब फ्रीज कर रहा है तो वो जो स्पेस है उसकी वजह से श्रिंक और हमारा एक्सपेंडेशन देखने को ना मिले, जिस वजह से कंक्रीट हमारी रप्चर ना हो। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम कुछ एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एयर बबल्स को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस वाले प्रॉब्लम से, मतलब बचने के लिए, इस वाले प्रॉब्लम से कंक्रीट को डैमेज होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ये करते हैं। अब हमें क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं ये एयर को इंट्रोड्यूस कराने के। एक तो हमारी वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है, जो हमारा कंक्रीट है, जो हमारा सीमेंट है, उसकी वर्केबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देता है। और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, अभी हमने देखा फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट, और जो हमारा थोइंग होता है, फ्रॉस्ट एंड थोइंग जो होता है उसके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो ब्लीडिंग है, आपको ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है, सेग्रीगेशन की, ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर हमारा बाहर आ जाता है। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि सेग्रीगेशन में आपको देखने को मिलेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कंक्रीट के, वो हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। वेल, अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो सल्फेट के
कारण जो सल्फेट रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज करता है। तो एयर इंट्रोड्यूस कराने से ये हमारी जो सल्फेट का अगेंस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है, सल्फेट अगे अटैक रेजिस्टेंस जो है उसको भी इंक्रीज करता है। सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस को हमारा इंक्रीज करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारी ओपीसी की फाइनल सेटिंग टाइम होती है, जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी का, उसके कंपेयर में जो हमारा एयर एंट्रेनिंग सीमेंट जो होती है उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो उससे कम होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है जो हमारा, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा ओपीसी के इनिशियल सेटिंग टाइम से। और जो एयर एंट्रेनिंग का फाइनल सेटिंग टाइम है वो आपको कम देखने को मिलेगा ओपीसी के फाइनल सेटिंग टाइम से। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ हैविंग अ हायर इनिशियल टाइम देन ओपीसी, बिल्कुल करेक्ट बात है। और फ्रॉस्ट एक्शन वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, सल्फेट अगेंस्ट अटैक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज करता है, मतलब ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन से भी हमारे कंक्रीट या जो सीमेंट मिक्सचर है उसको बचाता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट एयर एंट्रेनिंग सीमेंट हैज़ अ लॉन्गर फाइनल सेटिंग टाइम एज कम्पेयर टू ओपीसी, तो ये गलत है स्टेटमेंट। जो हमारा रीजन है वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ। तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले हमारा सीमेंट। ऐसी चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या फाइन ग्राइंडिंग करनी चाहिए, डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, तो क्या लाइम कंटेंट को हमें डिक्रीज कर देना चाहिए, बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर पे हमें बर्न करना चाहिए, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। तो अगर मुझे अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमारा जिप्सम को बढ़ाना चाहिए। क्या जिप्सम क्या होता है, CaSO4, जो CaSO4 है डॉट 2s2 है, जो 2s2 है, जो CaSO4 डॉट 2s2 है वो हमारा जिप्सम है। अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये हमारे इनिशियल टाइम को और इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ नहीं लेने देगा, इनिशियल टाइम को और इंक्रीज कर देता है। बेसिकली कैसे इंक्रीज करता है, फॉल्स सेटिंग करा देता है। सो इंक्रीज कर देता है हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, जिप्सम को ऐड नहीं करेंगे। हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो जिप्सम ऐड नहीं होगा। अगर इनफैक्ट अगर फोर्थ ऑप्शन कट गया तो डी ऑप्शन भी कट गया हमारा। बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर तो बिल्कुल सही बात है। हम एक तो सबसे पहली बात, अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो मुझे फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, सीमेंट के जितने पार्टिकल हैं हम उनमें फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। और वहाँ पे हमें लाइम का कंटेंट कम नहीं करना है, जो CaO है उसका लाइम का कंटेंट कम नहीं करना है। लाइम के कंटेंट से ही तो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो लाइम जो है हमारा कम से कम 60 से लेकर 67% के बीच में होना चाहिए, जिस तरीके का सीमेंट हमें रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पर। तो लाइम का कंटेंट हम कम नहीं कर सकते, यही तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया, टू भी स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स हमारा टू स्टेटमेंट जैसे इसमें ये कट गया, तो हमारा मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक तो हम फाइन ग्राइंडिंग करेंगे और जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स हैं उनको हायर टेम्परेचर पर बर्न करेंगे, जो कि टेम्परेचर हमारा 1400 से लेकर 1600 के बीच में रहता है। सो फाइन ग्राइंडिंग करेंगे और हायर टेम्परेचर पे से बर्न करेंगे। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लाइम कंटेंट की बात करें तो हम थोड़ा और कंटेंट देख लेते हैं कि हमारे बेसिकली अगर सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में आपको कौन कौन से कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो जब सीमेंट के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा लाइम, लाइम जिसे CaO भी बोलते हैं और हमारा लाइम है। तो लाइम हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइम की अगर परसेंटेज की बात करें तो 62 से लेकर 67% के बीच में होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हमारा लाइम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो आपको अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये क्या करता है, वॉल्यूम को एक्सपेंड करने लगता है, अनसाउंडनेस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा सिलिका है। सिलिका को हम SiO2 से भी शो करते हैं, SiO2, जिसका अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हमारा 17 से लेके 25 के परसेंट में होना चाहिए, 17 से लेके 25% के बीच में होना चाहिए। ये भी हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारे सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। तो स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम का जिम्मा इसका है। अगर पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन जैसे ही अगर वो अपने पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा हो गया तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना इसका काम है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एल्यूमिना। एल्यूमिना भी एक रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना का परसेंटेज हमारा 3 से लेकर 8 के परसेंट के बीच में होना चाहिए, 3 से लेकर 8% के बीच में होना चाहिए। अगर इसकी बात करते हैं, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी सेटिंग के लिए, क्विक सेटिंग के लिए एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये अपनी परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारे सीमेंट को वीक करने लगता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने लगता है। अभी भी हमने देखा था जब C3A के बारे में पढ़ा था,
तो अगर ये अपने परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है तो वीकन करने लगता है, हमारी सीमेंट इसकी वजह से वीक होने लगती है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर परसेंटेज में इसे प्रोवाइड करना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ हमारा क्या है, हमारा आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड हम प्रोवाइड करते हैं। आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया बेसिकली कलर और स्ट्रेंथ दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें तो 0.5 से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब 0.5 से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। एक तो ये कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके बाद ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। तो कलर, स्ट्रेंथ ये सब प्रोवाइड करता है। सेम हमारा अगर हम मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया का भी यही हाल है। लेकिन अगर ये अपनी परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे लाइम में हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलती है, वैसे ही हमें जो मैग्नीशिया है इसमें भी अनसाउंडनेस देखने को मिलती है। तो ये सब ऑक्साइड्स हैं जो कि हमारे कलर ऑक्साइड्स हैं, जो कि कलर भी प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनकी परसेंटेज, पर्टिकुलर परसेंटेज जो कि 0.1 से लेके 4% के बीच में है, अगर ये चेंज हो गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कलर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कलर एंड स्ट्रेंथ, लेकिन ये अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम में, मतलब वॉल्यूम चेंज हमको देखने को मिलता है। इसके वजह से, मैग्नीशिया की वजह से वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। वेल, लाइम और मैग्नीशिया को जो हम मेजर करते हैं, जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम चेंज मेजर करते हैं, उस टेस्ट का क्या नाम है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। 6 पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट की बात करते हैं तो ये हमारे अल्कली हैं, जो कि हम चाहते हैं कि प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अल्कली की वजह से आपको एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हम तो चाहते हैं ये हो ही ना, लेकिन अब ये होते हैं, तो इस वजह से हमने 0.5 से लेके 1%, 1.3% के बीच में होने चाहिए। इसकी वजह से एफ्लोरेसेंस की वैल्यू देखने को मिलती है। ये किसके ऑक्साइड्स होते हैं, ये हमारे पोटेशियम और सोडा के ऑक्साइड होते हैं। तो ये बेसिकली Na2O के फॉर्म में और ये K2O के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। सो सोडा एंड पोटेशियम, सोडा और पोटेशियम के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे एल्कलीज। तो ये सब कुछ परसेंटेज है। वेल, वहीं पे हमने देखा कि लाइम का परसेंट को हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ये लोग बोल रहे थे कि लाइम के परसेंटेज को डिक्रीज़ कर दो, तो शायद हमारी स्ट्रेंथ अर्ली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नहीं, लाइम के परसेंटेज को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। सीमेंट का हमने बाकायदा पूरा कंपोजिशन देख लिया है कि उनके परसेंटेज ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होगी, अगर एक्सेस में अमाउंट में है तो उनकी वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। तो अगर हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट की, जो सीमेंट हमारा हाइड्रेशन के लिए, जैसे हमने वाटर को सीमेंट, जो हमारा सीमेंट है उसमें हाइड्रेशन के लिए डाला, तो वाटर हमारे 4 फॉर्म्स में दिखा है। एक तो कैपिलरी वाटर, एक केमिकली कंबाइंड वाटर, तो एक है मेरा केमिकली कंबाइन हो चुका है वो वाटर, एक इंटरलेयर वाटर और एक हमारा एडजॉर्ब वाटर। सपोज कि हमारा, ये हमारा सीमेंट के कुछ पार्टिकल्स हैं, सीमेंट के पार्टिकल्स हैं। तो जो वाटर हमारा, जो वाटर है हमारा, अगर जो हमारे इसके सरफेस के ऊपर जो रह जाता है, जो सरफेस के ऊपर वाटर रहता है, ये मेरा एड्जॉर्ब्ड वाटर होता है। ये कौन सा वाटर होता है, हमारा एड्जॉर्ब्ड वाटर होता है, जो सरफेस के ऊपर है। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब्ड वाटर होता है। वेल, वहीं पे अगर हम सर्फ सीमेंट की लेयर की बात करते हैं, जब सीमेंट की कुछ लेयर होगी, जैसे सीमेंट की लेयर है, जब लेयर के नाम में लिखा है कि इंटर लेयर, लेयर के बीच में जो पानी है, जो लेयर के बीच में जो वाटर है, ये हमारा इंटर लेयर वाटर होता है। इंटर लेयर वाटर है, इंटर लेयर वाटर ऐसे कहते हैं। और कैपिलरी वाटर तो आपको पता है बीच में देखने को मिलता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर हमारा कैपिलरी वाटर होता है, फॉर्म करता है, इसी को हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा वाटर है, हाइड्रेशन में कौन कौन सा वाटर यूज़ होता है, हमारा कैपिलरी वाटर यूज़ होता है, इंटर लेयर वाटर यूज़ होता है, एब्जॉर्ब वाटर होता है। और जो ये केमिकली कंबाइंड है, वो कंबाइन हो चुका है। ये वाटर क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर विल बी देयर फॉर रिमूवल और कॉज श्रिंकेज ऑफ पेस्ट। तो क्या श्रिंकेज ऑफ पेस्ट के लिए और या रिमूवल के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर, तो इनमें से कौन सा वाटर हमारा श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हम बात करें तो ये केमिकली कंपाउंड जो वाटर है, ये एवोपरेट भी नहीं हो सकता, ये किसी काम का नहीं होता है। तो बेसिकली ये हमारा श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जैसे सेकंड ऑप्शन कट जाएगा, वैसे आप देखोगे कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कट गया। तो कैपिलरी वाटर, interlayer water and adsorb water are responsible for the shrinkage of the paste के shrinkage की वजह से, आपको इन तीनों की वजह से ये paste का shrinkage देखने को मिलता है। सो कैपिलरी वाटर, इंटरलेयर वाटर एंड एड्सॉर्ब वाटर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 बैग ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट, अगर हम 1 बैग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं जिसमें 50 kg उसका वेट है, ऑब्वियसली 1 बैग जो होता है हमारा सीमेंट का, हम उसको मान के चलते हैं कि उसमें 50 kg सीमेंट उसमें रखा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि बल्क वॉल्यूम कितना, 1 kg सीमेंट के लिए हमें कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ये हमें वैसे भी पता है कि 34.7 लीटर समथिंग आता है, तो 35 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अगर हम बात करें तो 50 kg हमारा होता है वेट। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये मुझे पता है। तो मास मेरा 50 kg है, वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो डेंसिटी से डिवाइड कर देती हूँ। तो अगर सीमेंट के वॉल्यूम की बात करें तो सीमेंट का वॉल्यूम होता है 1440। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मीटर क्यूब में आता है
0.0347 मीटर क्यूब में हमारा ये आता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। सो ये हो जाता है 34.7 लीटर, जो कि हमारा 35 लीटर के अप्रॉक्सीमेट है। सो 34.7 लीटर हमारा ये आ गया, जो कि 34.7 35 लीटर के अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन आप कुछ और डाटा की बात करना चाहें तो जो स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक उसकी बात करते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करते हैं, तो सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट विल बी 3.15। वेल वहीं पे अगर हम मास ग्रेविटी की बात करते हैं, सीमेंट की बात चल रही है सब, तो 3.15 विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। वहीं पे मास ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर मास ग्रेविटी की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 1.5। मास ग्रेविटी की बात करें सो इट विल बी 1.5। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे साइज ऑफ सीमेंट बैग की, तो एक सीमेंट बैग का साइज कितना होता है? साइज ऑफ सीमेंट बैग की बात करें तो वो होता है हमारा 0.3 इंटू 0.18। अगर हम साइज ऑफ सीमेंट बैग की बात करें तो 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर, 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर। वेल वहीं पे अगर वॉल्यूम ऑफ वन बैग की बात करें, जस्ट अभी देखा था वॉल्यूम ऑफ वन बैग हमारा क्या होता है 34.7 लीटर, जो कि इक्विवेलेंट है 35 लीटर के इक्विवेलेंट है। तो 35 liter is the volume of a one bag of Portland cement. So B option will be the correct answer of this question. Let's move to the next question. Next question देखते हैं. Consider the following statement regarding strength of cement. तो strength of cement की बात करें, strength के बारे में बात करें तो strength test on cement is made on cubes of the cement sand mix. तो क्या हम क्यूब के द्वारा हम क्यूब बना के सीमेंट सैंड मिक्स का स्ट्रेंथ निकालते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट बात है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। वाटर टू बी यूज फॉर द पेस्ट इज 0.25 p। तो क्या हम वाटर जो पेस्ट के लिए यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी या स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जो हम वाटर यूज करते हैं, क्या वो 0.25 होता है? वेयर p इज द वाटर नीडेड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हम 0.85 p यूज करते हैं, 0.85 p यूज करते हैं। वेल द नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिटरमाइंड बाय, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम पता करते हैं, इज डिटरमाइंड बाय लीच एटेलियर एपरेटस। तो बिल्कुल गलत बात है, लीच एटेलियर एपरेटस तो क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है? साउंडनेस पता करने के लिए। सो साउंडनेस ड्यू टू लाइम, वो भी किसके द्वारा? साउंडनेस जस्ट बिकॉज ऑफ लाइम, सो इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द साउंडनेस ड्यू टू लाइम। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए विकेट एपरेटस को यूज किया जाता है, विकेट एपरेटस को यूज किया जाता है। अभी इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसकी डायमेंशन एंड ऑल द थिंग्स। वेल फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्यूब्स आर कास्ट इन 2 लेयर्स इन लीक प्रूफ मोल्ड। बिल्कुल सही बात है, लीक प्रूफ मोल्ड में हम रखते हैं, फर्दर कॉम्पैक्टेड इन ईच लेयर बाय वाइब्रेशन ऑन अ मशीन। या सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वो बिल्कुल लीक प्रूफ मोल्ड में रखा जाता है और मशीन के द्वारा वाइब्रेशन करके हम उनकी कॉम्पैक्शन ईच लेयर पे कॉम्पैक्ट किया जाता है और उसके द्वारा उसके हेल्प से हम सीमेंट की स्ट्रेंथ को पता करते हैं। वेल वहीं पर अगर हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो विकेट एपरेटस के हेल्प से पता किया जाता है। इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय लीच एटेलियर, लीच एटेलियर इज हेल्प टू डिटरमाइन द साउंडनेस ड्यू टू लाइम। और हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो वाटर है पी, उसको यूज करते हैं, जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 0.85 है। तो पहला स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो विच मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड ए बी एंड डी आर नॉट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी बेसिकली थी क्या, नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें अगर, तो अभी उसको देखते हैं कि किस एपरेटस से पता करते हैं, तो वो है हमारा विकेट एपरेटस। और अगर उसमें बात करें कि उसकी डायमेंशंस किस तरीके से होती हैं तो उसको जरा देखते हैं। विकेट एपरेटस में एक तो हमारा विकेट माउल्ड होता है, विकेट माउल्ड होता है जिसकी डायमेंशन क्या होती है? अगर विकेट माउल्ड की बात करें तो उसकी डायमेंशन होती है हमारी जो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो हमारी हो जाएगी, डायमीटर होती है हमारी 80 mm। और वहीं पे अगर हम बात करें डायमीटर होती है हमारी 80 mm और हमारी जो हाइट है वो होती है हमारी 40 mm। सो इट इज डायमीटर इज 80 mm एंड जो हाइट है हमारी, जो हाइट होती है वो हमारी है 40 mm। ये तो मेरे विकेट माउल्ट की बात हो गई। वेल वहाँ पे एक प्लंजर भी होता है, प्लंजर की बात करते हैं तो प्लंजर की जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट होती है वो होती है हमारी 50 mm। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, प्लंजर की हाइट की बात करें तो 50 mm उसकी हाइट है या लेंथ कह लो। वेल वहीं पे अगर इसके वेट की बात करते हैं, वेट का जो वेट है जो इसका 300 ग्राम है। तो इस जो हमारा प्लंजर है, जो प्लंजर का जो हमारा विकेट प्लंजर है उसकी जो वेट है वो है हमारा 300 ग्राम और उसकी लेंथ होती है हमारी 50 mm। और वहीं पे डायमीटर की बात करेंगे, इसकी डायमीटर की बात करें तो वो 10 mm होता है, 10 mm हमारा विकेट माउल्ड, ये विकेट माउल्ड हो गया जिसकी डायमीटर हमारी 80 mm है, हाइट हमारा 40 mm है, और विकेट प्लंजर हो गया जिसकी वेट हमारा 300
ग्राम है एंड हाइट इज 50 mm एंड डायमीटर इज 10 mm। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, तो हम इसमें मिक्सचर लेते हैं, जिसमें मिक्सचर सीमेंट का पेस्ट लेते हैं और इसमें पुट करते हैं। सीमेंट का पेस्ट लेने के बाद क्या होता है कि हम इसमें पेनिट्रेट करते हैं, जो हमारा प्लंजर है इसको पेनिट्रेट करते हैं, तो ऊपर से एटलीस्ट 33 से लेके 35 मीटर तक, सॉरी 33 से लेके 35 mm तक ऊपर से हमारा इतना पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। 33 से लेके 35 mm तक जो सीमेंट का पेस्ट है जिसमें हमने वाटर यूज़ किया है, जिस पे ये पेनिट्रेट हो जाएगा वही वाटर हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर के लिए एज अ पी यूज़ किया जाता है। यही वाटर जो है हमारा वो वाटर कंटेंट है एट नॉर्मल कंसिस्ट, जो ये वाटर कंटेंट यूज़ किया गया है इसी को हम पी की वैल्यू बोलते हैं। तो टॉप से कितना होना चाहिए 33 से लेके 35 mm तक, और अगर बॉटम से बात करें तो 5 से लेके 7 mm तक नीचे बॉटम से हमारा इतना पेनिट्रेट होना चाहिए। तो ये तो हमारा विकेट एपरेटस में हो गया। पहले अगर हम इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में बात करें तो ये हमारा कितना वाटर यूज़ करते हैं 0.85 पी हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में हम 0.85 पी का वाटर यूज़ किया जाता है। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो वहाँ पर हमारा स्क्वायर नीडल यूज़ करते हैं, स्क्वायर नीडल यूज़ करते हैं जिसमें हमारा उसकी डायमेंशन होती है 1 mm स्क्वायर। और हम फाइनल सेटिंग टाइम में जो यूज़ करते हैं वो है हमारा एनुलर कॉलर यूज़ किया जाता है जिसकी डायमीटर हमारी 5 mm होती है, जिसकी डायमीटर हमारी 5 mm होती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हमारा ओपीसी के लिए शुड नॉट बी लेस देन, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो ओपीसी के लिए शुड नॉट बी लेस देन, ओपीसी के लिए शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए हम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए क्या हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लो हीट सीमेंट होती है हमारी, जो लो हीट सीमेंट है उसके लिए हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कितने से कम नहीं होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लो हीट सीमेंट के लिए, लो हीट सीमेंट के लिए हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, ये आपको बताना है। और हमारा 10 आवर से ज़्यादा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए ना हमारा ओपीसी के लिए। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की, तो लीच एटेलियर जो होता है, लीच एटेलियर जो टेस्ट अभी हमने देखा था वो हमारा साउंडनेस पता करता है। इसमें हमारा कितना वाटर यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा 0.78 पी। पी जो अभी हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट जो विकेट एपरेटस के हेल्प से निकाला था वो वाटर कंटेंट जिसपे हमारा जो पूरा प्लंजर है वो 33 से लेके 35 mm तक नीचे चला जा रहा था, तो वो जो वाटर कंटेंट है वो पी है, और जिसमें हम 0.78 उसका 78% वाटर लेते हैं हम लाइम की वजह से साउंडनेस को पता करने के लिए, वो लीच एटेलियर मेथड है। तो ये हमारे स्टेटमेंट करेक्ट थे, पहला और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है जिसमें हमें C3A की मात्रा जो होती है वो हम बढ़ा देते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम बात करें क्विक सेटिंग सीमेंट की, तो जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्विक सेटिंग सीमेंट का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन है उसमें C3A की जो वैल्यू है, जो C3A जो है उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। तो अब वो बोल रहा है क्विक सेटिंग सीमेंट विद इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स। सो इनिशियल सेटिंग टाइम क्विक सेटिंग का कितना होता है 5 मिनट, ऐसे याद करते जाना है। अभी आपसे लो हीट सीमेंट का भी पूछा गया तो आप उसको जरूर बताइएगा। सो इट इज़ यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली जो वाटर का जो हम वो पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन जब कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्विक सेटिंग की हमें चाहिए कि वो जल्दी सेट हो जाए, तो क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं जिसका सेटिंग टाइम 5 मिनट्स है। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर हम बात करें एग्रीगेट एंड सीमेंट्स आर मिक्स्ड ड्राई एंड द मिक्सचर इज केप्ट डम्प्ड इन वाटर, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ड्राई मिक्सचर ले जाते हैं और फिर वहां पर पानी को डालते हैं, नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। पर वहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं, तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग होती है जिसमें हम ट्रीमी पाइप का यूज़ करते हैं। अगर आपने सुना हो तो ट्रीमी पाइप इज़ यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में ट्रीमी पाइप को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कंक्रीट जो यूज़ करते हैं उसकी स्लम्प जो है वो थोड़ा सा मतलब वर्केबल ज़्यादा होना चाहिए, तो उसकी स्लम्प की वैल्यू 150 से लेके 200 mm तक हो जाती है। तो जो स्लम्प की वैल्यू कंक्रीट जो यूज़ करते हैं हम उसकी स्लम्प की वैल्यू 150 mm से लेके 200 mm तक होती है, सो दैट इट कैन ईजिली फ्लो अंडर वाटर विदाउट ट्रैपिंग एनी वाटर इनसाइड इट। तो कोई भी वाटर को ट्रैप किए बिना ईजिली फ्लो हो जाए ट्रीमी पाइप के थ्रू, और इस तरीके से हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये सेल्फ कंसोलिडेशन होता है, इसमें जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी वो सेल्फ कंसोलिडेशन है, क्योंकि जो हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन वाली प्रोसेस है वो वहाँ पर इजीली पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, सो दैट्स वाई सेल्फ कंसोलिडेशन वाली प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। सो इसमें क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड अनदर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सेटिंग ऑफ द सीमेंट।
इससे पहले जो हमने देखा था वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट था, ये स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट है। वेल वहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें जो ये पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सेटिंग ऑफ द सीमेंट से हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग है। तो लो हीट सीमेंट सेट्स फास्टर देन द ओपीसी, तो क्या लो हीट सीमेंट फास्टर हो जाता है? नो। अभी हमने बात की थी लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ही 60 मिनट्स है, और ओपीसी का क्या था हमारा 30 मिनट्स। तो लो हीट सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वही 60 मिनट है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट कि ये सेट नहीं करता फास्टर। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसका 60 मिनट तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, इससे कम होना नहीं चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। भाई सेटिंग टाइम का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा कंपोजिशन है सीमेंट के वो स्ट्रेंथ से वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्ट्रेंथ के लिए। जैसे कि लाइम हो गया या फिर C3S और C2S का मात्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल सेटिंग टाइम। सो फाइनल सेटिंग टाइम या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो रॉन्ग, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो रॉन्ग, तो स्टेटमेंट टू भी गलत हो गया, तो बी और ये हमारा डी ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब वो बोल रहे हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोजोलोना इज 30 मिनट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। एयर इंड्यूस्ड सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन वाटर व्हेन स्टोर्ड अंडर डैम कंडीशन। डैम का मतलब क्या है कि वाटर का प्रेजेंस होगा वहाँ पर, और वाटर का प्रेजेंस है तो अगर वो कंडीशन हमारी वाटर जो है वहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल एयर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि फ्रीजिंग और थॉइंग से वो उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा पाए। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड एडिशन ऑफ जिप्सम रिटार्ड द सेटिंग टाइम, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा एल्यूमिना ज़्यादा है तो वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, जल्दी सेटिंग टाइम करा दे रहा था, मतलब जल्दी जल्दी सेटिंग हो जा रही थी। लेकिन वहीं पे सेटिंग टाइम को अगर हमें लेट करना है थोड़ा सा, हम क्या करेंगे, फॉल्स सेटिंग करा देंगे। फॉल्स सेटिंग कराने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, जिप्सम को यूज़ किया था, जो कि है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम को यूज़ किया जाता है। तो 3 4 5 जो ये स्टेटमेंट्स है हमारे 3 4 5 स्टेटमेंट, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, an excavation is made with the vertical face in clay and cu की वैल्यू दे रखी है, which has cu is given 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेल yt की वैल्यू दे रखी है हमें 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। sn की वैल्यू दे रखी है, मुझे मैक्सिमम डेप्थ बता रहा है। तो xn क्या है हमारा, वही जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है, तो जिसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू C अपॉन गामा गामा HC, या फिर हमारा होता है C अपॉन गामा FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी N इंटू H। तो ये हमारा कुछ स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें हमें मैक्सिमम डेप्थ निकालने तो बिल्कुल बस पुट कर देते हैं। सो वैल्यू विल बी SN की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.261 इज इक्वल टू C की वैल्यू मेरी है 50। तो C की वैल्यू मेरी 50 है, गामा की वैल्यू मेरी 18 है, और SC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो SC को यहाँ पे छोड़ देते हैं, SC इधर ले जाते हैं और 50 इधर लिखते हैं और 18 इधर लिखते हैं, एंड 0.261 यहाँ पे लिखा हमने। फॉर्मूले में पुट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो SC की वैल्यू मेरी आएगी 10.67 मीटर। 10.67 मीटर आएगी, जो कि हमारा ए ऑप्शन के बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 10.67 आएगा, और ये फॉर्मूला में याद रखना है, ये हमारा टेलर जो स्टेबिलिटी नंबर है, स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला है C अपॉन गामा SC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफिनाइट स्लोप इन एन सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, FOS की वैल्यू दे रखी है 1.732। अगर आपको इसको देखो तो ये √3 की वैल्यू के बराबर है, तो अब इसको ले लेते हैं √3, क्योंकि मे बी एंगल की बात हो रही तो हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो FOS की वैल्यू 1.732 है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू √3। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, तो शेयर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है ऑफ अ सैंड की जो शेयर रेजिस्टेंस मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है मुझे 30 डिग्री। एंड द एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड डिपॉजिट, तो एवरेज स्लोप निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ FOS की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 10 फाई अपॉन 10 बीटा, जो कि 10 फाई क्या है हमारा शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड है, और बीटा क्या है जो हमारा स्लोप होता है सैंड से, जो हमारा हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप बन रहा है वो 10 बीटा है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 बीटा, तो 10 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो 10 बीटा पहली बात तो आप यहीं से देख सकते हो कि 10 इनवर्स में आएगा, तो C ऑप्शन होना चाहिए। वेल अब यहाँ पे सॉल्व करके ही देख लेते हैं। तो 10 फाइव मतलब 10 30 की वैल्यू देखें तो 1/√3 होती है, और यहाँ पे नीचे देखो FOS वैल्यू भी आएगी, तो FOS भी हमारी 1.7√3 है, तो जो कि हमारा 1/√3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 मतलब 1/3। अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है बेसिकली कि 10 बीटा इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3।
विच विल बी इक्वल्स टू 1/3। ये हमारे टेन बीटा की वैल्यू है, लेकिन मुझे एंगल निकालना है, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स अपॉन 1/3। 1/3 क्या हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स 0.0333। तो ये मेरा टेन इनवर्स बीटा की वैल्यू हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।